तो स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। डिज़ाइन लेआउट एंड कंपोजिशन, ये कुछ स्लाइड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं। एज ए स्टूडेंट, एज ए बिगनर, एज ए लर्नर, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ग्राफिक डिज़ाइनर, अगर आप फ्यूचर में अपने कैरियर में उसके ऊपर एक्सेल करना चाह रहे हो, तो डिज़ाइन लेआउट एंड कंपोजिशन, लर्न एंड क्रिएट हाउ टू क्रिएट ग्राफिक डिज़ाइन इन एनी काइंड ऑफ टूल। फोटोशॉप है, कॉरल ड्रॉ है, इन डिज़ाइन है, इलिस्ट्रेटर है, कोई भी टूल है उसके अंदर आप इसकी प्रॉपर जो है इन एलिमेंट्स के ऊपर अगर आप वर्किंग करते हो तो इसमें ये मेरे कॉन्टेक्ट हैं, ये आप इसको कर लीजिएगा नोट। इसके बाद हमारे पास इसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड होंगे डिज़ाइन करते वक्त। टूल कोई सा भी हो, एप्लीकेशन कोई सी भी हो, और इसमें हमें दो तरह के जो है एनवायरनमेंट आपको यहाँ मिलते हैं। एक आपको वेक्टर ग्राफिक्स, एक आपको पास रास्टर ग्राफिक्स। रास्टर या उसे बिटमैप इमेजेस भी बोलते हैं। इसकी डिटेल इंशाल्लाह आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर मैं अभी शेयर करूंगा इसकी डिटेल, कि जब आप एक इमेज बनाते हो और फोटोशॉप में बनाते हो तो इसमें रास्टर ग्राफिक्स को वो फॉलो करता है पैटर्न को, और इसमें आपके बिटमैप इमेजेस, और बिटमैप आपका सबसे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, पिक्सल बेस्ड एलिमेंट होता है। पिक्सल एलिमेंट, पिक्सल का मतलब पिक्चर एलिमेंट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैनवस इज कॉल्ड पिक्सल। और आप पिक्सल वाइड में कितना, पिक्सल हाइट में कितना, आपके कैनवस का साइज कितना, आपकी इमेज जो आप स्टोर करोगे वो किस तरह, आपका अगर कलर इमेज होगा तो किस साइज में स्टोर होगा, अगर ब्लैक एंड व्हाइट होगा तो किस साइज में स्टोर होगा, कितने 8 बिट कलर है, अगर 1 कलर स्टोर रिक्वायर्ड है, जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट है तो उसमें 1 बाइट रिक्वायर्ड होता है कलर बिट्स को अपने पास उसकी डिटेल को स्टोर करने के लिए। तो बिटमैप इमेजेस जिससे रास्टर ग्राफिक्स भी बोलते हैं, फोटोशॉप एप्लीकेशन रास्टर ग्राफिक एप्लीकेशन है बिटमैप, और दूसरा जो इसका सेकंड वर्जन है वो वेक्टर ग्राफिक्स होता है। वेक्टर ग्राफिक्स में जो इस वक्त हम इसी कोर्स में स्टडी करेंगे आपका इलिस्ट्रेटर, तो उसमें आपके इमेजेस बेस्ड और फार्मूला बेस्ड उसको स्केल इन स्केल आउट करना इजी होता है। और रास्टर कब लेते हो, वेक्टर कब लेते हो, इसके ऊपर आने वाले दिन में मैं आपको थ्रू स्लाइड्स आपको इंशाल्लाह इसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फाइल का साइज कब रिक्वायर्ड है, रास्टर कब रिक्वायर्ड है, वेक्टर, इसको भी इंशाल्लाह इसका कंपैरिजन भी मैं आपको चार्ट की सूरत में इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करने को मिलेगा। तो थ्योरेटिकली है तो ये टोटली हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट को फ्यूचर में बहुत काम आती है। उसका माइंड जो है वो क्लियर होता है कि कब उसने रास्टर की तरफ जाना है, कब उसने वेक्टर ग्राफिक्स की तरफ जाना है, कब फोटोशॉप यूज करना है, और कब आपने इन डिजाइन, कॉरल ड्रॉ और इलिस्ट्रेटर की तरफ जाना है। तो हमारा इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर जो फर्स्ट एप्लीकेशन हम करेंगे वो एडोबी की प्रोडक्ट है फोटोशॉप, और इसका लेटेस्ट वर्जन 2021 इसको हम फॉलो करेंगे। ऑलमोस्ट जो आपका अगर सीसी 2017 से ऑनवर्ड कोई भी अगर आपके पास वर्जन अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम, आप उसी को भी कैरी ऑन कर सकते हो। और अगर आपको लेटेस्ट रिक्वायर्ड हो तो लेटेस्ट भी आपको इंस्टॉलेशन जो है आईसीजी ट्रेनिंग्स के प्लेटफॉर्म पे आपको इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा सकता है। तो अभी एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन को हम डिस्कस करने लगे। बेसिक एलिमेंट जो डिजाइन में रिक्वायर्ड होते हैं, ये स्क्रीन के ऊपर आपको विजिबिलिटी एलिमेंट्स नेम, नंबर 1 लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइन के डिफरेंट वेरिएशंस हैं, इनको डिस्कस करते हैं। ये इनकी डिटेल आने वाली स्लाइड्स में वन बाय वन हम हर एलिमेंट को जो कि आपके डिजाइन के अंदर आपको हेल्पफुल होगा। तो इसमें एलिमेंट नेम इज लाइन, सेकंड एलिमेंट नेम इज शेप, इसको भी वन बाय वन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। शेप रिक्वायर्ड होती है जब कभी आप कोई लोगो डिजाइन करते हो, कोई भी इमेज कंपोज करते हो, तो एज ए डिजाइनर आपको लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो चाहे डॉट्स में हो, चाहे वो डैशेस में हो, चाहे वो कर्वी शेप में हो। इसका कोई ना कोई स्टार्ट पॉइंट भी होता है, एंड पॉइंट भी होता है। और इसके अलावा शेप जब क्रिएट होती है, इसमें आपकी ऑर्गेनिक शेप्स भी मौजूद हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स भी मौजूद हैं। ये आपको लिस्ट ऑफ शेप्स अभी थोड़ी देर में दिखेंगी भी। फिर जब आप कोई इमेज बनाते हो उसकी कोई डायरेक्शन होती है। आप अगर कोई ऐसा इमेज डिजाइन करना चाह रहे हो जो सेंटर से आउटसाइड बॉर्डर की तरफ जा रहा हो, जिस तरह लोगोज में होता है, सर्कुलेशन में आपका लोगो के ऊपर टेक्स्ट रोटेशन में होता है, तो आमतौर पे इसकी डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट हो, अप टू बॉटम और टॉप टू बॉटम और सेंटर से टूवर्ड्स एजेस की तरफ हो, तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी कोई भी डिजाइन जब किया जाएगा
डिजाइन बनाया जाएगा। ये बेसिक एलिमेंट्स आपको इसकी नॉलेज अगर हो तो एक अच्छा आपके पास बैलेंस काइंड ऑफ इमेज आप ड्रॉ कर सकते हो। फिर इसके अंदर अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसमें आप जो उसका प्रोमिनेंट पार्ट है उसका साइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिग साइज है, बिग साइज उस इमेज के अंदर आपका प्रोमिनेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट के तौर पे आपकी रिप्रेजेंटेशन नजर आती है, और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स उसमें आपके सपोर्ट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं बिहाइंड द सीन वो आपको मिल के एक इमेज को जनरेट करने में, तो साइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा टेक्सचर होता है, टेक्सचर में हम देखेंगे आपकी सरफेस स्मूथ रखनी है, टेक्सचर बेस्ड है इमेजेस के अंदर, फिलिंग के अंदर, आउटलाइन के अंदर, तो टेक्सचर हम इसमें अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो आप इसमें डिजाइन में इसका क्या रोल होता है उसको इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा कलर, कलर जिस तरह आप अपने इमेजेस के अंदर कोई प्रोमिनेंट करना हो, आप डिफरेंट आपके पास ऑब्जेक्ट हो तो उसमें किसी चीज को प्रोमिनेंट करना हो, हाईलाइट करना हो, या डिफरेंस वहां पे आपको रिक्वायर्ड हो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट से, रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसमें कलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, इसकी नॉलेज, इसकी सेंस आपको एज ए डिजाइनर आपको होनी चाहिए। ये एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के अंदर आपके पास ये थिंग्स हैं दैट मेक अप ए डिजाइन, और इससे इनको यूज करते हुए आप अपना एक डिजाइन क्रिएट करते हैं। बेसिक बेसिक है, इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं लेकिन इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नंबर 1 लाइन। लाइन होता क्या है? ए लीनियर मार्क होता है मेड विद ए पेन और ब्रश और द एज क्रिएटेड व्हेन टू शेप्स मीट। तो जब आप कोई शेप ऑब्जेक्ट अगर ले लो, कोई पेन ऑब्जेक्ट ले लो या ब्रश टूल को ले लो, तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ आपके लाइन की टाइप्स हो सकती हैं। वो जिगजैग लाइन भी हो सकती है, वो कर्वी लाइन भी हो सकती है, वो डॉट्स की लाइन भी हो सकती है, वो डैशेस की लाइन भी हो सकती है, वो सॉलिड लाइन भी हो सकती है, और वो आपकी फेड इन और फेड आउट लाइन भी हो सकती है। जिस तरह आपको यहाँ पे वियर्ड लाइन भी नजर आ रही है, फिर आपकी टेम्पर्ड लाइन भी नजर आ रही है, स्पाइरल लाइन भी नजर आ रही है, जिगजैग लाइन भी नजर आ रही है, डॉटेड डैशेस, ब्रोकन लाइन भी नजर आ रही है, कर्व लाइन भी नजर आ रही है, और सॉलिड स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। तो ये आपके ऑब्जेक्ट में बहुत हेल्पफुल होता है कि जब कभी आप डिजाइन क्रिएट करते हो तो लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ एलिमेंट। तो ये एक हम जैसे जैसे टूल की तरफ जाएंगे ऑलमोस्ट सारे टूल में आपको लाइन की वहां पे प्रेजेंटेशन नजर आ रही होगी, और उस लाइन की आगे स्ट्रोक क्या सेट करना है, मतलब उसकी विड्थ क्या सेट करनी है, लाइन के ऊपर आपने स्टाइल क्या लगाना है, तो उसकी लाइन की कंटिन्यूटी करनी है, या आपने ब्रोकन लाइन क्रिएट करनी है, कर्वी लाइन शेप करनी है, या डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रशेस भी हैं उनको भी आप यूज कर पाओगे फेड इन फेड आउट करने के लिए। कलरफुल काइंड ऑफ ब्रशेस वहां पे आपको डिफरेंट पैलेट्स के अंदर सिलेक्शन ऑफ कलर से आप उसको अपने कैनवस के ऊपर उसको लेके आ सकते हो। तो ये बेसिक एलिमेंट नंबर 1 लाइन। फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट शेप्स होती हैं, जिसमें आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स भी हो सकती हैं। जिस तरह ये आपको स्क्वायर नजर आ रहा है जिसमें 4 साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, फिर आपके पास सर्कल है जिसमें सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ दी बाउंड्री आपका इक्वल होता है। फिर आपकी इसमें शेप में आपके पास हो सकता है एक ऐसी शेप हो जिसमें आपको 3 साइड फिगर यहाँ पे जिस तरह दिख रही है, एक और आपके पास ट्राइंगल या आपके पास राइट एंगल। तो ट्राइंगल और राइट एंगल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ट्राइंगल में आपकी जो 3 साइड्स होती हैं वो डिफरेंट साइजेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकती है। राइट एंगल में ये है कि आपको जो सेकंड रो में सेकंड आपका यहाँ पे नजर आ रहा है एक शेप और ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें आपकी स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल के साथ आपको विजिबिलिटी है। इसके अलावा रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड बराबर होती हैं। स्केलेन के अंदर आपकी जो हाइपोटेन्यूज की जो ऑपोजिट आपका एंगल होता है वो ग्रेटर देन 90 होता है। स्केलेन में आपके हाइपोटेन्यूज के अगेंस्ट ये जो एंगल होता है ये आपका ग्रेटर देन 90 होता है। अगर ये 90 हो हाइपोटेन्यूज के अगेंस्ट ये राइट एंगल कहलाता है, और अगर ग्रेटर देन 90 हो तो ये आपके पास मैथमेटिकल शेप है जिससे आप ऑलमोस्ट आप फैमिलियर होगे, नहीं होगे तो ये आप शेप्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। और इसके अलावा अगर कोई ऐसी शेप हो जिसमें 5 साइड्स होती हैं उसे आप पेंटागन कहते हैं, 6 साइड्स होंगी हेक्सागन कहलाएंगे एंड सो ऑन। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पास बाउंड्रीज की जो आप क्वांटिटी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो शेप्स की वेरिएशन आपको यहाँ नजर आएगी।
फिर इसके अलावा आपको ये सारी की सारी शेप्स और इन शेप्स को आप यूटिलाइज करोगे अपने डिजाइन के अंदर। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट शेप्स और भी हो सकती हैं, ऑर्गेनिक शेप्स भी हो सकती हैं, जिस तरह हार्ट शेप हो गया, जिस तरह आपको स्टार की शेप नजर आ रही है, ओवल शेप नजर आ रही है विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड डिफरेंट फिलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट कलर। तो ये आपके पास जो शेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जब कभी आप अपने डिजाइन में आपको रिक्वायर्ड हो तो ये आपको यहाँ पे ब्रशेस भी अवेलेबल हैं, ब्रश में भी आपको वैरायटी ऑफ शेप्स मिल जाती हैं। जस्ट आप सिंगल क्लिक ऑफ दी माउस इस शेप को इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये शेप्स जो हैं या खुद भी क्रिएट करके इसको एज ए टेम्पलेट आप स्टोर कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में किसी भी और आपके पास डिजाइन के अंदर शेप को अगर आपने इंट्रोड्यूस करवाना हो जो आपने पहले किसी टाइम पे क्रिएट की हो, तो उसको भी आप वहां पे इंसर्ट कर पाओगे। तो ये शेप अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डिजाइन आपके पास होता है, और इसमें कोई आपके पास जो है वो ऑर्गेनिक शेप्स भी हैं और आपके पास दूसरी ज्योमेट्रिकल शेप्स भी मौजूद होती हैं। थर्ड पॉइंट, और इसमें एक और चीज, शेप में जब कभी शेप ड्रॉ होती है, इसको इंशाल्लाह जो आपकी स्लाइड्स की फाइनल स्टेज होगा जिसमें वाइट स्पेसिंग को डिस्कस किया जाएगा। स्टूडेंट्स किस चीज को? वाइट स्पेसिंग को। जब कभी कोई ऑब्जेक्ट बनता है, जब कभी एक ऑब्जेक्ट बनता है, तो यहाँ जिसे आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, तो इसका एक पॉजिटिव इमेज होता है, एक इसका नेगेटिव इमेज होता है। जिस तरह स्टूडेंट्स ये आपको यहाँ पे एक चेयर नजर आ रही है, चेयर के अंदर आपके पास जब कभी एक फोकस ऑब्जेक्ट आपका बनता है, तो इस ऑब्जेक्ट के साथ आपके पास दो इसकी वेरिएशंस होती है, एक आपके पास नेगेटिव इमेज कहलाता है, एक आपका पॉजिटिव इमेज कहलाता है। ये भी एक इमेज बन रहा है, ये भी एक इमेज बन रहा है, ये भी एक इमेज बन रहा है। इस काइंड ऑफ इमेजेस को आप नेगेटिव इमेज बोल सकते हैं। जितना ये भी एक इमेज के अंदर आपकी यहाँ पे इसकी सिचुएशन में आपको नजर आ रहा है, ये नेगेटिव इमेज होता है, जिसे व्हाइट स्पेसेस भी बोलते हैं। और आमतौर पे ब्लैक स्पेसेस आपकी रिप्रेजेंट करती हैं ऑब्जेक्ट को, और व्हाइट स्पेसेस आपकी नेगेटिव स्पेसेस भी होती हैं। इसमें भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा डिजाइन के अंदर, चाहे आप किसी लोगो की बात कर लेते हैं, ये आपके पास लोगो है, इसमें भी आपके पास व्हाइट स्पेस ही एक ऑब्जेक्ट की आपको वहां पे बेसिकली वहां पे प्लेसमेंट नजर आ रही है। इसी तरह ये आपके पास स्टार है, इसमें आप व्हाइट एंड ब्लैक आपको दो कलर्स नजर आ रहे हैं। तो इसमें पॉजिटिव कलर आप आमतौर पे, पॉजिटिव कलर आमतौर पे जो हाईएस्ट और जो आपका कलर में ब्लैकिश टोन में जो होता है, इसको आप पॉजिटिव शेप और स्पेस कह सकते हो। और नेगेटिव आपकी लाइट कलर को हम कह सकते हैं, जरूरी नहीं वो व्हाइट हो, वो येलो टोन में भी हो सकता है, वो ग्रे टोन में भी हो सकता है। तो इसको हम नेगेटिव स्पेस के साथ यहाँ पे जो है एज ए डिजाइनर इसको यहाँ पे आप इसको इस टर्म को यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। तो ये आपके पास एलिमेंट ऑफ डिजाइन के अंदर शेप के अंदर जो आपके पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव से दो अलग अलग फ्रेम्स आपके डेवलप हो रहे हैं। और इसमें पॉजिटिव शेप क्या होती है, जो ऑटोमेटिकली क्रिएट, जब पॉजिटिव शेप बनती है ऑटोमेटिकली उसकी नेगेटिव शेप भी आपके साथ वहां पे डिजाइन में वो इंट्रोड्यूस हो जाती है। पॉजिटिव शेप किसको बोलते हैं? जो फोकस होता है, और एरिया इन द पीस ऑफ पार्ट ऑफ डिजाइन दैट आर द डायरेक्ट सब्जेक्ट्स, इट टेंड्स टू बी more active, dynamic and motivating. For example, think of a still life painting, or a bowl of fruits or the tree in the landscape, और इसमें ऑब्जेक्ट जो आपका प्रोमिनेंट होता है वो आपका वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो आमतौर पे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके जो ब्राइट कलर्स के साथ, और डिम कलर या लाइट कलर वो टोन आपकी नेगेटिव शेप की होती है, स्पेस की होती है। और इसका जो बैकग्राउंड होता है और एरिया अराउंड द डायरेक्ट सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल नेगेटिव स्पेस इज द एरिया बिटवीन ए कप एंड इट्स हैंडल। आपने देखा होगा कप और उसके हैंडल, जब आप उसे कंपोज करोगे, आपको मैं कप डिजाइन करने को कह रहे हैं, तो आप कप बनाओगे, साथ में उसके हैंडल बनाओगे, तो उसमें आपको व्हाइट स्पेस की वहां पे इंप्लीमेंटेशन वहां पे नजर आती है। तो पॉजिटिव आपकी जो स्पेस है वो आपका रियल ऑब्जेक्ट होता है, और व्हाइट स्पेस जो कॉम्प्लीमेंट करता है कंपोज करने में आपकी, तो ये एक जब पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगा उससे नेगेटिव स्पेस भी वहां पे डेवलप हो जाती है। तो ये एरिया बिटवीन ए कप एंड इट्स हैंडल एंड द स्पेस बिटवीन द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर। या ये चेयर की एग्जांपल आपको स्क्रीन के ऊपर जैसे विजिबिलिटी नजर आ रही है, एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पे नेगेटिव या व्हाइट स्पेसिंग,
वाइट स्पेसिंग बिल्कुल एंड के ऊपर हम जब इसके 6 प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे तो वहां पे भी आपको इसकी सिचुएशन में आपको वहां पे वाइट स्पेसिंग के नाम से ये आपको यहाँ पे नजर आएगा। जैसे यहाँ पे व्हाइट वाले को नेगेटिव डाल रहे हैं तो मैंने फैशन टेक्सटाइल किया है। हाँ, अब यहाँ पे ये व्हाइट इज नेगेटिव, डार्क कलर को नेगेटिव कहते हैं और फिर फैशन और लाइट कलर को, डिम कलर को आप वो नहीं, लाइट कलर को हम नेगेटिव कहेंगे, और जो ब्राइट कलर्स हैं जिस तरह इसमें ब्लैक है, ये ब्लैक आपका इसमें कहलाएगा पॉजिटिव। हाँ, रिवर्स बिल्कुल, उसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। मतलब ये कि जब आपका पॉजिटिव इमेज क्रिएट होता है वो आपकी कॉम्प्लीमेंट होता है विद योर नेगेटिव स्पेसिंग, ठीक है। अगर ये नेगेटिव स्पेसिंग होगी तो ही आपके पास एक इमेज की प्रोमिनेंसी वहां पे आपको शो होगी। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो शेप नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेस के साथ, जिस तरह एक और बहुत बेहतरीन आपके पास, ये मैंने आपको बोला कि व्हाइट ही कॉम्प्लीमेंट नहीं करता ब्लैक को, आपको येलो भी हो सकता है। तो ये शेप आपको यहाँ पे दिख रही है, ये आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेसिंग के साथ आपको वो डिजाइन, अगर आप थोड़ा सा उसको आप फोकस रहो, अगर आप व्हाइट के ऊपर फोकस रखोगे एक डिजाइन नजर आएगा, ब्लैक के ऊपर फोकस रखोगे तो वो भी एक डिजाइन नजर आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी येलो के ऊपर अगर फोकस करो तो ये एक आपको की का सिंबल नजर आ रहा है, अब ब्लैक के ऊपर फोकस करो तो ये जिस तरह दुबई के अंदर आप स्पॉट साइड के ऊपर आप वॉच करते हो, ये आपको बिल्डिंग्स, बुर्ज खलीफा, ये सेम इसी तरह का सीन अगर आप रियल लाइफ में भी देखो ना, स्पॉट साइड के ऊपर आपके पास बिग साइज ऑफ बिल्डिंग्स हो, तो क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, तो वो इस तरह का सीन आपको वहां पे ये आपको बिल्डिंग्स का नजर आ रहा है ब्लैक शेड में टोन में, और ये लाइट शेड में आपको एक की का इमेज यहाँ पे प्रोड्यूस होते हुए नजर आ रहा है। और इसी तरह ये आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके सन को या आपके यहाँ पे मून को। तो ये एक अच्छा इमेज जिसमें आपको ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव शेप्स से एक नई चीज आपको क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ब्लैक व्हाइट को, और व्हाइट ब्लैक को, या लाइट डार्क को डार्क लाइट को। तो ये एक एग्जांपल ये आपके साथ पॉजिटिव शेप ऑटोमेटिकली, मेन ऑब्जेक्ट क्या हम फोकस कर रहे हैं बात को, पॉजिटिव शेप ऑटोमेटिकली क्रिएट नेगेटिव शेप, हम इस पे फोकस किया हुआ है। हमारा टॉपिक क्या है कि पॉजिटिव शेप ऑटोमेटिकली क्रिएट नेगेटिव शेप। जिस तरह एक और ये डिफरेंट काइंड ऑफ लोगोज हैं रियल लाइफ में, आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में एज ए डिजाइनर जब आप इसमें देखते हो तो ये भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि पॉजिटिव शेप ऑटोमेटिकली क्रिएट नेगेटिव शेप। और यहाँ पे भी आप लोगोज के अंदर आप देख लो, उसमें हार्ट में आप देख लो, ये आप होम के अंदर आप सेंटर में देख लो, तो एक अलग से आपके पास है इमेज, व्हाइट स्पेसेस कॉम्प्लीमेंट कर रही है डार्क शेड्स को। तो ये आपके पास जो है एक लोगोज में आप इसको, इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन नेगेटिव और पॉजिटिव की आपको क्रिएट, जब आप क्रिएट करते हो तो डिजाइन बनाते हो तो वहां पे भी आपको इसका प्रैक्टिकल टच यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर ये एक और आपके पास कि पॉजिटिव शेप ऑटोमेटिकली क्रिएट नेगेटिव शेप, और सेंटर में अगर आप देखो ये एक शेप नजर आ रही है, ये एक शेप नजर आ रही है, ये एक शेप नजर आ रही है, और इसमें भी अगर आप सेंटर में वॉच करो तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट कर रहा है पॉजिटिव विद नेगेटिव। तो ये एक शेप ऑटोमेटिकली क्रिएट नेगेटिव शेप। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये आपका डायरेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। जब कभी आप डिजाइन क्रिएट करते हो एज ए डिजाइनर, तो डायरेक्शन इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर डिजाइन। और इसमें डायरेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल, ये रिप्रेजेंट करती है क्या, कामनेस, स्टेबिलिटी, ट्रैंक्विलिटी। आप बैलेंस में हॉरिजॉन्टल जब आप एक इमेज को क्रिएट करते हो तो इसमें डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन में अगर आप हॉरिजॉन्टली इसको फोकस करोगे तो ये एक डिजाइन के अंदर आपको एक बैलेंस नजर आएगा, कामनेस नजर आएगी, स्टेबिलिटी नजर आएगी। और ये एज ए डिजाइनर अगर आप इन पॉइंट्स को आप माइंड के अंदर कैप्चर करके और कैनवस के ऊपर अगर आप लेके आओ अपना आर्टवर्क को, तो एक अच्छा आपको डायरेक्शन के थ्रू एक अच्छा डिजाइन, आपका स्टेबल डिजाइन वर्टिकल होता है। वर्टिकल डिजाइन जब कोई भी क्रिएट किया जाता है, कोई लोगो बनाया जाए या कोई आप इमेज ड्रॉ करो, तो वर्टिकल में फील क्या आती है, बैलेंस की फील आती है।
हॉरिजॉन्टल में फील क्या आती है? कामनेस की, स्टेबिलिटी की। वर्टिकल में फील क्या आती है कि आपके इमेज के अंदर बैलेंस, फॉर्मेलिटी, एक फॉर्मल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट और अलर्टनेस, हाईली अलर्टनेस। उसमें जो ऑफिशियल आपके लोगोज होते हैं कंपनीज के, उसमें हम आमतौर पे फोकस रहते हैं वर्टिकल काइंड ऑफ बैलेंस काइंड ऑफ। आप जिस तरह पर्सनैलिटी के अंदर बैलेंस होता है और फॉर्मल होता है, अलर्ट होता है, ये ऑफिशियल जो जॉब्स के लिए जो आपकी उसमें इसकी मेन जो डायरेक्शन में वर्टिकल। और ऑब्लिक में आपको नजर आती है मूवमेंट। आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप लाइफ अगर बनाना चाहो, उसको लाइफ देना चाहो ऑब्जेक्ट को, तो उसमें मूवमेंट एंड एक्शन जिसमें नजर आए ऑब्लिक। तो एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और लाइफ को रिप्रेजेंट कर दिया गया है विद पीपल कि मूवमेंट हो रही है, लाइफ है इसके अंदर, ठीक है, एक्शन है इसके अंदर। तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल आपकी यहाँ पे एक डिजाइन के अंदर, जब कभी आप एज ए डिजाइनर, एज ए क्रिएटर, आप जब पेपर के ऊपर अपने आर्ट वर्क को क्रिएट करने जाते हो या लोगों को बनाने जाते हो, डिफरेंट आइडियाज को और वहाँ पे पेपर के ऊपर, कैनवस के ऊपर आप लेके आना चाह रहे हो, तो उसमें आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपके आर्ट वर्क के अंदर, आपके लोगों के अंदर, आपके डिजाइन के अंदर जो है एक डायरेक्शन नजर आनी चाहिए। एक हॉरिजॉन्टल, एक इनफॉर्मल काइंड ऑफ नजर आ रही है, और वर्टिकल एक फॉर्मल काइंड ऑफ आपको अलर्टनेस वगैरह नजर आती है। और मूवमेंट का मतलब ये होता है कि उसमें आपने अपने ऑब्जेक्ट्स को अगर वहां पे प्लेस कर रहे हो, तो एक आपको वहां पे एक्शन में, आपको लोगों के अंदर, डिजाइन के अंदर, आपको उस एक्शन में वो थ्रू लाइफ ऑब्जेक्ट, जैसा पीपल हो गए, जैसा प्लेसेस हो गई, या आपके, ये जरूरी नहीं कि आपके पीपल ही हो, आपके वो ट्रीज भी हो सकते हैं, आपके कोई मॉन्यूमेंट्स भी हो सकती हैं। तो लाइफ जिसमें आपको नजर आए ऑब्लिक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डायरेक्शन के बाद साइज। जब कभी आप अपना डिजाइन क्रिएट करते हो, तो एक आपके पास रिलेशनशिप ऑफ द एरिया ऑक्यूपाइड बाय वन शेप टू दैट ऑफ अनदर। जहाँ यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, जिस तरह बिहाइंड द सीन आपको एक सी का इमेज नजर आ रहा है, साइड के ऊपर एक छोटा सा लोगो भी नजर आ रहा है, और इसके अलावा उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है विद ए टेक्स्ट टॉप पे और साइड के ऊपर विद ए बिग काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटर में। तो साइज एक डिपेंड करता है। और उसके अलावा आप अगर टेक्सचर में भी देखो, तो टॉप के ऊपर आपको एक साइज नजर आ रहा है, और साइड के ऊपर ब्लैक शेड कॉम्प्लीमेंट कर रहा है विद ब्लू शेड, और साइड के ऊपर ऑरेंज कलर का उसका लोगो विद बिग ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर ऑफ दी आपके इमेज के अंदर। वहां पे ये एक रिलेशनशिप ऑफ द एरिया, आगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस डिजाइन के अंदर, उस आर्ट वर्क के अंदर आपस में तमाम ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और विद ए साइज वो अपनी प्रोमिनेंसी को वहां पे ट्रिगर कर रहे हैं। तो इसमें आप चाहे टेक्स्ट इमेज हो, चाहे आपके कोई इसमें जो है वो कोई इमेजेस हो, कोई पिक्चर्स हो, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट, एक रिलेशनशिप आपको वहां पे नजर आता है साइज से। फिर टेक्सचर एक सिंपल सी बात है कि एक सरफेस जिसमें क्वालिटी ऑफ शेप आपकी क्वालिटी फिलिंग के हवाले से, उसमें आपकी रफनेस भी होगी, स्मूथ भी होगा, हार्ड विद इट सॉफ्ट और ग्लॉसी। और ये आप चाहे आउटलाइन की बात कर रहे हो, चाहे आप किसी ऑब्जेक्ट की फिलिंग की बात कर रहे हो, या किसी आप टेक्स्ट की फिलिंग और उसकी आउटलाइन की बात कर रहे हो, तो इसमें आपके टेक्सचर में एक और वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर डिजाइन, तो ये टेक्सचर और इसके कलर और इसकी ब्राइटनेस, ये आपको रिफ्लेक्ट करते हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस डिजाइन के अंदर, उसको किस तरह आप स्क्रीन के ऊपर उसे विजुलाइज करना चाह रहे हैं, या उसको प्रिंट्स की सूरत में आप उसका आउटपुट जनरेट करना चाह रहे हैं। एम्बॉस करना, बेवल करना, ठीक है, एम्बॉसमेंट ऑफ योर लोगोज, बेवल ऑफ योर इमेजेस, तो ये आप यहाँ पे विद टेक्सचर आप ये सारे काम कर सकते। टेक्सचर में डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर्स हैं। बाद में सरफेस बिल्कुल आपको सॉफ्ट स्मूथ नजर आएंगे, बाद में ग्लॉसी नजर आएंगी, बाद में सरफेस के अंदर रफनेस आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है एज ए डिजाइनर, इसकी भी आपको सेंस होनी चाहिए। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे टूल्स, वो फिलिंग का होगा, स्ट्रोक का होगा, उसके अंदर आप थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस, कलर्स और शेड्स आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ डिजाइन, और जिस तरह आपको पता है कि जब आपकी सनलाइट होती है, जब वो सरफेस के ऊपर आपकी रिफ्लेक्ट होती है, तो उससे इमेजेस के
जो है वो ब्राइटनेस और उसकी लाइटनेस को या उसकी डार्कनेस को, शेड्स को वहां पे आपकी प्रोमिनेंट करने के लिए आप यूज करते हो। तो इसमें जो मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कलर की, एक होता है ह्यू। ह्यू का मतलब होता है इसके अंदर कलर्स की प्रेजेंटेशन जो है रेड, ग्रीन, ब्लू। अगर आरजीबी है तो वो आपको 3 कलर्स, या CMYK है, ठीक है, या आपके मोर देन आपके 4 कलर्स की आप वहां पे सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हो अपने डिजाइन के अंदर। तो ये आपके पास कलर की प्रेजेंस जो है थ्रू इट्स वैल्यूज लाइट रखनी है या डार्क उसके वैल्यू के ऊपर लेके जाना है। उसको ब्लेंड आपने फ्रॉम लाइट टू डार्क ग्रेडियंट कलर देने हैं, या आपने लाइट सॉफ्ट कलर वहां पे इंट्रोड्यूस करवाना है इमेजेस के अंदर, या उसमें डार्क शेड डालना है। तो ये आप जिस तरह एक साइड के ऊपर आपको एक यहाँ पे इमेज के अंदर आपको डिफरेंट शेड्स के थ्रू लाइटनेस और डार्कनेस एक इमेज आपको यहाँ पे क्रिएट होता हुआ। इसके अलावा इंटेंसिटी होती है जिससे उसको इमेज को ब्राइटनेस या डल आप यहाँ पे टच दे सकते हो। तो कलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज के अंदर, एलिमेंट अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5-6 एलिमेंट्स को आपने एज ए डिजाइनर जो है आपने इसके ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। और अगर आप अच्छे डिजाइनर बनना चाह रहे हो तो ये बेसिक इसकी एलिमेंट्स की थ्योरी आपको अंडरस्टैंड होना लाजमी। इसके अलावा आपको नेट के ऊपर इतनी की थ्योरी मिल जाएगी तो उसको भी आप, मैं ये चाहूंगा आप उसको फर्दर खुद भी कुछ एक्सप्लोर करो। इससे आपका माइंड जो है ना एज ए क्रिएटर, एज ए डिजाइनर, आपके अंदर उस स्किल्स को एम्बेड करने में आसानी हो जाएगी, टूल को सीखने में आसानी हो जाएगी आपको। फिर जी हम यहाँ पे जो बात करेंगे 6 प्रिंसिपल्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6 प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन कहलाते हैं। और ये जब कभी आप कोई डिजाइन क्रिएट करना चाह रहे हो तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग्स हो इसकी बेसिक्स से। 6 प्रिंसिपल आपको गाइडलाइन देता है, आप उसको यूज करते हुए उसमें से एक प्रिंसिपल की इंप्लीमेंटेशन आपके डिजाइन में नजर आ रही हो, 2 में नजर आ रही है, 2 प्रिंसिपल की इंप्लीमेंटेशन हो, 3 की हो, एटलीस्ट आपसे 1 से 2 आपके प्रिंसिपल्स को जब आप इंट्रोड्यूस करवाते हो अपने आर्टवर्क के अंदर, तो ये प्रिंसिपल से एक अच्छी क्रिएशन, इफेक्टिव काइंड ऑफ आपकी कम्युनिकेशन थ्रू ग्राफिक डिजाइन आप क्रिएट करने में आपको हेल्पफुल होती है। 6 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने आने वाले हैं। द वे इन विच these principles are applied affect the expressive content and the message of the work. It's quite rare to see only one principle being used at a time. However, you do not necessarily need to use all 6 principles on one page. ये जरूरी नहीं हो सकता कि हेरा साहिबा के एक आपने डिजाइन, एक आर्टवर्क बनाया, उसमें 6 के 6 प्रिंसिपल्स की वहां पे आपको यूजेज, यूटिलाइजेशन आपने करके ही उस आर्टवर्क को आपने फाइनलाइज किया। हो सकता है आपको जो करंट आपका जो आर्टवर्क है, डिजाइन है, उसके लिए जस्ट आपने 1 से 2 प्रिंसिपल इनमें से उसके ऊपर फोकस करके उस डिजाइन को आपने मैच्योर किया हो। तो ये इसके प्रिंसिपल्स के आपको जो अभी मैं आपको 6 प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, तो आप हो सकता है उसमें किसी एक प्रिंसिपल के ऊपर ही रहते हुए अपना फाइनलाइज कर लो डिजाइन। हो सकता है आपको 2 से 3 प्रिंसिपल्स को वहां पर अंडरस्टैंड करते हुए उसकी इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिजाइन में आपको वहां पे यूटिलाइजेशन आपको करनी पड़े। कौन कौन से हैं वो प्रिंसिपल्स? वो ये है, इनको बोलते हैं 6 प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन आर व्हाट वी डू टू डिजाइन एलिमेंट। जो आप एलिमेंट्स वगैरह बना रहे हो, ऑब्जेक्ट के अंदर एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, उनको आप इन प्रिंसिपल्स को ये यूज करते हुए आप उसको एक सक्सेसफुल काइंड ऑफ डिजाइन के तौर पे आप अपने कैनवस के ऊपर, अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर, अपने ड्राइंग एरिया के ऊपर उसको लेके आ सकते हो। ये जी आपके पास अगेन 6 मेन प्रिंसिपल्स हैं जो आपको इनमें से हो सकता है आप कोई लोगो बनाना चाह रहे हो जिसमें आपने बैलेंस को रखना है, ठीक है। अब वो बैलेंस में भी आपके पास सिमेट्रिकल बैलेंस है, एसिमेट्रिकल बैलेंस है और रेडियल बैलेंस है। बैलेंस की भी आगे टाइप्स होती हैं। फिर आपस में इनकी कनेक्टिविटी रखनी है, ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, ठीक है, और उसको आपने एक लाइनअप करना है, उसकी प्रॉक्सिमिटी करनी है, उनका रिलेशन बताना है। तो आपके डिस्पर्स काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रॉक्सिमिटी के थ्रू किस तरह रिलेशनशिप उसका सेट करेंगे। तो हम देखते हैं अभी 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं कि बैलेंस क्या होता है अपनी इमेज की क्रिएशन के अंदर, प्रॉक्सिमिटी क्या होती है, फिर अलाइनमेंट किस तरह की जाती है, और अगर उसके अंदर रेपिटेशन रिक्वायर्ड हो आपको अपने लोगों में, अपने डिजाइन में, तो किस तरह करना है।
कंट्रास्ट कैसे डिफरेंस को किस तरह आप यहाँ पे प्रोमिनेंट करते हो कंट्रास्ट के थ्रू। वाइट स्पेसिंग अगेन आपका नेगेटिव स्पेसिंग एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेसिंग का ही यहाँ पे आपको प्रिंसिपल में उसका यूटिलाइजेशन उसके यूजेज आपको नजर आएगा। इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि बैलेंस क्या है, प्रॉक्सिमिटी क्या है, अलाइनमेंट, रेपिटेशन, कंट्रास्ट एंड वाइट स्पेस। बैलेंस असल में होता क्या है, विजुअल वेटिंग ऑफ लेआउट। एक लेआउट आप बनाना जा रहे हो, ठीक है जी, वो आपने उसमें लेआउट में फेसबुक का कोई आपने डीपी बनाना है, आपने कोई वेबसाइट डेवलप करनी है, आपने किसी कंपनी का एक लोगो डिजाइन करने जा रहे हो, उसका ब्रोशर बनाने जा रहे हो, कोई फ्लायर बनाने जा रहे हो, कोई मैगजीन आप बनाने जा रहे हो, कोई बुक कंपोज करने जा रहे हो, तो उसमें बैलेंस आपको जो विजुअली आपको लेआउट के अंदर एक बैलेंस के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया जाए और उससे अल्टीमेटली एक इफेक्टिव काइंड ऑफ डिजाइन आपके पास बन जाता है। चाहे वो आप उसको प्रिंट निकालना चाह रहे हो या स्क्रीन के लिए आप डिफरेंट उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, इंशाल्लाह उसको भी देखते हैं कि प्रिंट के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होता है, इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ सेटिंग्स, और अगर आपने उसको जो है स्क्रीन के ऊपर विजुअलाइज करना है तो उसके लिए क्या सेटिंग्स की जाती हैं, उसकी विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन के ऊपर इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में उस पर भी बात करेंगे। तो ये जी आपके पास बैलेंस के अंदर जिसमें विजुअल वेटिंग ऑफ लेआउट में थ्री वे ऑफ बैलेंस होते हैं। बैलेंस करने के लिए आप 3 वेज टू बैलेंस होते हैं। एक काइंड ऑफ जो आपका वे है सिमेट्रिकल, सेकंड वन इज एसिमेट्रिकल, थर्ड इज रेडियल। ये जी मेन, जब कभी आप डिजाइन क्रिएट करोगे एज ए डिजाइनर, टूल कोई सा भी हो, आपको 3 वेज टू बैलेंस होते हैं। ये क्या है, इनको वन बाय वन हम स्लाइड्स के ऊपर देखते हैं। सिमेट्रिकल, ये जी सिमेट्रिकल बैलेंस का एक आपको रफली एक स्केच के थ्रू में आपको यहाँ बना के दिखाना चाह रहा हूँ कि एक आपके पास वाइड एंड हाइट में आपके 2 कॉलम नजर आ रहे हैं और हाइट में आपके यहाँ पे जो है वो 3 रोज नजर आ रहे हैं। 2 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं, और इसको कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, आपकी स्टेप्स येलो कलर की स्टेप्स आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, जो डिवाइडर के तौर पे आपको यहाँ पे यूज हो रही हैं, जो जिसको आप वाइट स्पेस के तौर पे भी यहाँ पे आप कह सकते हो इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जो आपके डिजाइन के अंदर एक बैलेंस दे रहा है। बैलेंस का मतलब ये है कि एक आपके पास फुल आपके पास इमेज और जो कि राइट साइड पे है, सॉरी लेफ्ट साइड पे है, और राइट साइड पे उसको बैलेंस किया जा रहा है एक अनदर इमेज के साथ, जिसमें उसको विद पार्टीशन और डिवाइडर आपको यहाँ पे येलो कलर की स्ट्रिप भी यहाँ पे विजिबल हो रही है। तो एक बैलेंस काइंड ऑफ सिमेट्रिकल काइंड ऑफ इमेज के थ्रू ये आपकी वेबसाइट भी हो सकती है, ये आपका लोगो भी हो सकता है, फेसबुक का डीपी भी हो सकता है, और आपका कोई आर्ट वर्क भी हो सकता है। तो इस तरह आप सिमेट्रिकल बैलेंस में विजुअल आप वेटिंग उसकी देखते हो कि दोनों को क्या वो बैलेंस में रख रहा है, उस इमेज को दोनों साइड्स को बैलेंस में रख रहा है। वो विजुअली आपको लगेगा कि वो एक जैसा बैलेंस क्रिएट किया गया है, उसके लेफ्ट पार्ट ऑफ द इमेज में और राइट पार्ट ऑफ द इमेज में एक बैलेंस आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। अब इसमें कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इंशाल्लाह भी दिखाता हूँ, जैसे कोई जिससे ये एक एग्जांपल है। इसमें आपको एक टेक्सचर का एक यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंटेशन नजर आ रही है, एक बैलेंस काइंड ऑफ आपके पास टेक्सचर के थ्रू आपको यहाँ पे जिस तरह आपको यहाँ पे 1 2 3 आपके बिग काइंड ऑफ वर्ड्स आपको यहाँ पे एक बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके अलावा आपके पास इसमें स्मॉल काइंड ऑफ टेक्स्ट भी एक आपके पास एक बैलेंस का यहाँ पे एक जो है बेहतरीन काइंड ऑफ एग्जांपल आपके साथ यहाँ पे दिख रही है। तो ये आप इस तरह इस काइंड ऑफ बैलेंस की अगर थोड़ी सी डेफिनेशन को स्टडी करना चाहो, अगर आपसे कोई पूछ लेता है आपका कोई कोलीग दोस्त सिमेट्रिकल बैलेंस क्या होता है, symmetrical balance occurs when the visual weight of design elements evenly divided in term of horizontal, vertical or radial. Horizontal, vertical or radial. This style relies on a balance of 2 similar elements from 2 different sides.
ये आप इस तरह इस बैलेंस को वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और रेडियल काइंड ऑफ बैलेंस भी हो सकता है। तो ये एक इमेज आपको पास जिस तरह दिख रहा है, इसके 3 पार्ट्स प्रोमिनेंट हैं येलो लाइंस के साथ, और एक बैलेंस क्रिएट किया गया है, वर्टिकल बैलेंस भी आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर हॉरिजॉन्टल विद आपके जो वर्ड्स हैं उसके थ्रू। एक और एग्जांपल देखते हैं सिमेट्रिकल बैलेंस की। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल नजर आ रही है आपको इस वेबसाइट के अंदर या इस आर्टवर्क के अंदर कि आपको एक बैलेंस काइंड ऑफ यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिसमें लेफ्ट और राइट को इक्वली आपका बैलेंस किया गया है थ्रू इमेजेस, थ्रू आपके टेक्सचर और थ्रू बॉटम एंड टॉप को किस तरह बैलेंस में रखते हुए आपको यहाँ पे दिखाया गया। इस काइंड ऑफ बैलेंस को आप सिमेट्रिकल काइंड ऑफ बैलेंस आप कह सकते हो। जिस तरह एक आर्टवर्क आपको यहाँ पे इमेजेस के थ्रू और स्मॉल काइंड ऑफ आपके पास बॉक्सेस के थ्रू उसको बैलेंस किया गया, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आप देख रहे हो, और इस तरह आपका टॉप एंड बॉटम से और इमेजेस के थ्रू भी जो प्रोमिनेंट किया गया है एक आर्टवर्क, सिमेट्रिकल काइंड ऑफ बैलेंस। एसिमेट्रिकल ये होता है, असल में होता नहीं है, इल्यूजन होता है। इल्यूजन होता है ऑफ इक्वालिटी। इल्यूजन ऑफ इक्वालिटी ये एसिमेट्रिकल बैलेंस है। ये भी आपके ऑब्जेक्ट को बैलेंस में दिखा रहा है, लेकिन उसमें और उसको बैलेंस कैसे कर रहा है, यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे आपके पास डबल बार्स हैं और उसको सर्कल के साथ बैलेंस कर रहा है, और इसके अलावा आपको लेफ्ट साइड पे 2 बिग आपके पास बॉक्सेस विद फिलिंग, और जो एक्सट्रीम राइट वाला आपके पास 3 स्मॉल बॉक्सेस एंड विद ब्लैंक फिलिंग आपको यहाँ पे प्रोमिनेंट हो रहा है। ये इस काइंड ऑफ बैलेंस को आप एसिमेट्रिकल बैलेंस कह सकते हो। एसिमेट्रिकल बैलेंस में है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जी आपके 3 कॉलम्स हैं और इसको बैलेंस किया गया है एक्सट्रीम राइट साइड पे विद 3 स्मॉल बॉक्सेस। तो एक काइंड ऑफ बैलेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये एसिमेट्रिकल काइंड ऑफ बैलेंस। इसकी विजुअल अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहो तो प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम इसको इस तरह शो कर सकते हैं। जैसे ये एसिमेट्रिकल बैलेंस कैसे किया गया, 3 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, इनकी विड्थ और हाइट एक जैसी है। बैलेंस कैसे किया गया कि आपके 2 कॉलम चल रहे हैं और इसका जो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम है वहां पे लोगो और प्रॉपर वहां पे उसका टेक्सचर कंपनी का नाम वहां पे प्लेस करते हुए एक बैलेंस काइंड ऑफ आपके पास एक आर्ट वर्क, एक मैगजीन का पेज आपको यहाँ पे दिख रहा है। एसिमेट्रिकल बैलेंस को अगर आपने थोड़ा स्टडी करना हो, प्रैक्टिकली इसकी नॉलेज देनी हो, तो asymmetrical balance occurs when the visual weight of design element are not evenly distributed in the central axis of the page। जिस तरह हमें दिख रहा है सेंट्रल एक्सिस ऑफ द पेज, आपको क्या दिख रहा है जी, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द पेज डिस्ट्रीब्यूटेड है। Asymmetrical balance is more likely to arouse emotions because the visual rigor and the resulting visual tensions, the tensions asymmetrical also refer to informal kind of balance है। उसमें तो विजुअली आपको बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है ना एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पे ऐसा जब बैलेंस को क्रिएट किया गया है, कैसे क्रिएट किया गया, 3 कॉलम्स, और इसको किस तरह बैलेंस के थ्रू जो आपका एक्सट्रीम लेफ्ट है या राइट हो सकता है उसको, ये आपको 3 कॉलम्स हैं विद इक्वल विड्थ, लेकिन फर्स्ट कॉलम को थोड़ा प्रोमिनेंट कर दिया गया बैलेंस क्रिएट करने के लिए विद वाइट स्पेसिंग कॉलम के अंदर विद प्रोमिनेंसी इन योर लोगो और योर टाइटल, और इस तरह आपके यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। ये काइंड ऑफ एसिमेट्रिकल बैलेंस है। इसकी और प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह ये आगे बहुत सिंपल सा एक पेज है, कवर पेज है, कवर पेज के ऊपर आप यहाँ पे अगर देखो तो ये 2 कॉलम्स यहाँ पे बने हुए हैं, और एक कॉलम में आपको प्रोमिनेंट किया गया थ्रू इमेज एंड इमेज विद योर पिक्चर्स, और इसका जो राइट साइड वाला पार्ट है वो उसको बैलेंस किया गया विद टेक्सचर विद डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट्स और कलर्स। और ये एक तरह से आपको यहाँ पे एक बैलेंस सिमेट्रिकल नहीं है, ये एसिमेट्रिकल काइंड ऑफ बैलेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस तरह का अगर आर्ट वर्क कवर पेज आपने बनाना हो
तो इसमें आपने फोकस रहना है। अगर आपको डिजाइन के अंदर करना जा रहे हो और अगर आपको इन प्रिंसिपल्स का क्लैरिटी के साथ आपको इसका नॉलेज है, तो डिजाइन करते वक्त, आर्ट वर्क बनाते वक्त जब पेपर के ऊपर आपने इसको करना है और फिर फाइनली इंशाल्लाह वो आपने टूल के अंदर ही इसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो इस तरह का जब डिजाइन बनता है जो आपकी क्लाइंट की नीड है, रिक्वायरमेंट है या आपकी कंपनी की नीड है, उसको फिर आपने इस तरह माइंड के अंदर इन एलिमेंट्स को भी फोकस रखना है जो आपको मैंने स्टडी करवाए शुरू में। और फिर डिजाइनिंग के लिए जो 6 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें अभी हम प्रिंसिपल नंबर 1 बैलेंस को देख रहे हैं। अब बैलेंस में भी हमने सिमेट्रिकल बैलेंस देखा जिसमें विजुअली आपको वेटिंग नजर आ रही है, और एसिमेट्रिकल देखा जिसमें इल्यूजन नजर आ रहा है नहीं, इल्यूजन नजर आ रहा है बैलेंस करने का। ये एसिमेट्रिकल है। और एसिमेट्रिकल में के बाद एक और काइंड ऑफ बैलेंस होता है जिसे रेडियल बैलेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है जी, अरेंजमेंट होती है सेंटर पॉइंट के अराउंड। इसमें एक सेंटर पॉइंट होता है, उसके अराउंड आपके ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट, चाहे वो टेक्सचर हो चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो, वो आपको उसके अराउंड वो डेवलप होते हुए आमतौर पे सेंटर से टूवर्ड्स बाउंड्री, आमतौर पे सेंटर से फ्लो होता है टूवर्ड्स बाउंड्री। तो ये इस काइंड ऑफ, अगर आप रेडियल काइंड ऑफ बैलेंस क्रिएट करना चाहो, होता क्या है, एक सेंटर पॉइंट होता है, एक फोकस पॉइंट होता है, और सारे इमेजेस उसके अराउंड आपको डेवलप होते हुए, डिजाइन होते हुए, प्लेस होते हुए आपको दिखेंगे। तो एक ऐसे विजुअली आपको ये लगेगा कि ये एक आपकी ऑब्जेक्ट जो है सेंटर पॉइंट को फोकस किया हुआ है, उसके अराउंड आपके रोटेट किए हुए सारे ऑब्जेक्ट आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको यहाँ पे दिखेंगे। फिर ये रेडियल काइंड ऑफ बैलेंस क्रिएट किया गया है इमेज के अंदर, आर्ट वर्क के अंदर, लोगों के अंदर। और इसकी फर्दर एग्जांपल जो आपको रियल टाइम में नजर आती है आमतौर पे, वो इस तरह की होती है। बिल्कुल 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 अच्छी एग्जांपल है वो भी सोलर सिस्टम वाली, कि वो आपका सेंट्रली फोकस है, ऑब्जेक्ट प्रोमिनेंट कर दिया गया, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट वहां पे कर दी गई, आपका जो मॉडल है वो सेंटर में प्लेस कर दिया गया और उस मॉडल को प्रोमिनेंट किया गया विद टेक्सचर, उसके कलर्स, उसके आगे फर्दर आपको उसको डेवलप जब किया जाता है, ये सेंटर से आउटर बाउंड्री की तरफ इसको लेके जाया जाता है। तो जब कभी आपकी व्यू करते हो तो आपको सेंटर में उसका प्रोडक्ट वहां पे या मॉडल वहां पे दिखता है, उससे रेलेवेंट उसकी सेलिएंट काइंड ऑफ फीचर्स हैं उसके अराउंड आपको डेवलप होती हुई टुवर्ड्स आउटर बॉर्डर की तरफ आपकी जाते हुए यहाँ पे दिख रही है। इस तरह की जब आपको डिजाइन करना हो तो आमतौर पे फिर आप बैलेंस रखते हो, रेडियल काइंड ऑफ बैलेंस वो कहलाता है। ये बैलेंस की फर्दर कुछ डिटेल्स हैं। अच्छा, बैलेंस में भी, बैलेंस क्रिएट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती है, कलर्स भी हो सकती है, स्पेस भी हो सकती है इन योर डिजाइन। ये इसके अंदर बैलेंस के अंदर फर्दर आप ऑब्जेक्ट वाइज बैलेंस करना चाह रहे हो, जैसे ये आपको जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे सिमेट्रिकल काइंड ऑफ बैलेंस है, और ये आपके पास एक सिमेट्रिकल काइंड ऑफ बैलेंस है, वो बिग सर्कल है और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ, ये असल में एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह ये एक विजुअल आपको दिखाई जा रही है सिमेट्री ऑफ ट्री, जिसमें ये आपके दोनों साइड के ऑब्जेक्ट को जस्ट आपको एक सेंस देने के लिए कि बैलेंस होता क्या है। सिमेट्रिक बैलेंस क्या होता है, आमतौर पे विजुअली वो एक जैसा लगता है दोनों साइड्स, और जो एसिमेट्रिक में वो बैलेंस तो किया गया है लेकिन वो दोनों साइड के इमेज तो इल्यूजन आपको लगती है कि एक ही है, बैलेंस किया गया, दोनों साइड पे वेट एक जैसा रखा गया है। तो इसको अगर आप थ्योरेटिकली स्टडी करना चाहो तो ये स्लाइड आपकी कैप्चर हो चुकी है, इसको आप खुद से इसको आप स्टडी भी कर सकते हो। तो ये इसके अंदर फर्दर बैलेंस की आगे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो आपने बैलेंस कलर वाइज करना है, उसको स्पेस के थ्रू बैलेंस करवाना है या ऑब्जेक्ट के थ्रू बैलेंस करवाना है, स्पेस के थ्रू बैलेंस करवाना है, और भी इसकी कुछ आगे फर्दर मैं आपको जो है नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ कि ये इसके फर्दर थ्योरेटिकली इस नॉलेज के थ्रू ये जिस तरह यहाँ पे भी आपको बैलेंस इन ग्राफिक डिजाइन कैन बी अचीव बाय एडजस्टिंग द विजुअल वेट ऑफ ईच एलिमेंट इन टर्म ऑफ स्केल भी हो सकता है। एक तरफ आपके बिग ऑब्जेक्ट है और उसको दूसरी तरफ आपने छोटे ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिए, या कलर वाइज भी बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। कलर वाइज भी आपके इमेजेस के अंदर आप उसको ये कि आप एक ही आर्ट वर्क का हिस्सा है
कलर कॉम्प्लीमेंट कर रहे होंगे इसको बैलेंस करने के लिए, कि वो आपको लगेगा प्रोडक्ट एक ही की रिप्रेजेंटेशन वहां पे नजर आ रही है थ्रू कलर, और थ्रू कंट्रास्ट भी आप बैलेंस कर सकते हो। तो इसको अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसकी फर्दर बिल्कुल जैसे ये है बैलेंस बाय कलर, एक ऑब्जेक्ट है जिसको कलर के थ्रू प्रोमिनेंट किया गया है, बैलेंस किया गया है। ये जैसे आपको इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ठीक है। एक कलर के थ्रू उस इमेज को ट्रांसलेट किया गया है इनटू टेक्सचर, बैलेंस बाय कलर। Balance with color can occur when a small area with bright color combined with a large area with a dark color. ये बैलेंस कर रहा है डार्क कलर लाइट कलर, और विद टेक्सचर भी कर रहा है with a large area with a dark color. In addition, of course, understanding the use of color must be mastered first. और इसकी जो है थोड़ी डिटेल मैंने आपको यहाँ पे ब्राइट कलर के अंदर लिख दिया है वाइट शेड में। The design of the poster, जो कि right side पे है, good example to see how the combination of balance created by color. Small areas of bright color, green and yellow, gold combined appear balanced with dark brown background with large areas. तो एक कलर के थ्रू एक इमेज की विद टेक्सचर की एक बैलेंस शेप आपकी यहाँ पे क्रिएट की गई, इसमें कलर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके बैलेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये देखो इंटरनली भी आपको कलर्स की रिप्रेजेंटेशन साइड्स के अंदर वो आपको थोड़ा सा गोल्डन कलर और ग्रीन की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नजर आ रही है। ये आपके पास गोल्डन कलर आ गया, ये व्हाइट कलर आ गया, येलो, ये येलो है, ये असल में यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा लेकिन ये येलो शेड है, इसको बैलेंस करने के लिए कलर को ये आपको यहाँ पे बैलेंस बाय कलर है। बैलेंस बाय कलर के अलावा आपको सेकंड इसके अंदर जो हो सकता है ये शेप के थ्रू बैलेंस किया गया, शेप्स ये शेप के थ्रू बैलेंस किया गया। एक आर्ट वर्क को शेप के थ्रू वर्टिकली आपको अगर देखो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आप देखो तो ये आपको यहाँ पे शेप के थ्रू इन दिस पोस्टर forms a complex through positioned corner of the area of the design, but it looks unbalanced because the other side of field of the flat to form a plane. जैसे ये, और इधर आप देखो ये शेप के थ्रू बैलेंस करने की कोशिश की है। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड और एक्सट्रीम राइट साइड ये तो आपको यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन ये बैलेंस थ्रू शेप क्रिएट किया गया उसके दरमियान में ऑब्जेक्ट वाइज आपको शेप के थ्रू ये बैलेंस किया गया है। कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ जिसमें कॉर्नर्स की पोजीशन जो आपकी डिजाइन की है उसको थ्रू शेप बैलेंस किया गया है ऑपोजिट साइड्स के ऊपर इन द विद द प्लेन और इन द ऑपोजिट साइड। जैसे ये वहां पे ठीक है इसको बैलेंस किया गया है और इसको ऑब्जेक्ट वाइज शेप वाइज बैलेंस किया गया तो दिस आपके पास शेप ये एक तरह से एक बैलेंस क्रिएट किया गया है आपका शेप के थ्रू। एक आर्ट वर्क के अंदर बैलेंस बाय कलर भी हो सकता है, बैलेंस बाय शेप भी हो सकता है और बैलेंस बाय अब एसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है। अब सिर्फ हम आगे फर्दर उसके 3 डिफरेंट वेरिएशन देख रहे हैं। कलर बैलेंस क्या होता है, कलर्स के हिसाब से बैलेंस किया गया आपका आर्टवर्क, शेप के थ्रू बैलेंस किया गया एक आर्टवर्क, और थर्ड वन है पोजीशन के हिसाब से। Another way to create a balanced design is by regulating the position of item in the design. Balance in position is another example of the kind of balance asymmetries where a large object on one side balanced by putting the smaller objects on the other side. Large object in one side and smaller object on the other side. तो ये एक जिस तरह ये आपके पास है ये और इसको यहाँ पे इसके थ्रू बैलेंस किया गया, ये टेक्स्ट इसके थ्रू कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये इसके थ्रू आपको बैलेंस किया है। और इसका आप इसको अगर आप देखो हॉरिजॉन्टली भी कलर्स के थ्रू ये कलर और शेप के थ्रू इसको बैलेंस किया गया है। तो ये जिस तरह एक कॉफी वेबसाइट है ये आप देख भी सकते हो, डिजाइन यूजिंग कंबाइंड पोजीशन टू क्रिएट ए बैलेंस व्यू वेबसाइट और logo on the top left is balanced by a coffee package look smaller lower right side, ठीक है। ये थ्रू कॉफी कप और ये थ्रू लोगो, ये अब आपकी पोजीशन के हिसाब से बैलेंस इसमें नजर आ रहा है।
ये इस तरह है जिस तरह आप वेट कर रहे हो, बैलेंस इस मायने भी ले लो, और इसको इसको इस टेक्स्ट के साथ और इसको इसके साथ बैलेंस किया गया, और ये भी आपका तकरीबन ऑलमोस्ट इस साइड के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा इसको लेके गया है, क्योंकि इसको साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से बैलेंस किया गया, पोजीशन के साथ किया गया एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को। तो जब कभी आपने आर्टवर्क बनाना है, कोई लोगो बनाना है, कोई ब्रोशर बनाना है, कोई फ्लायर बनाना है, तो इन बैलेंस की, चाहे वो सिमेट्रिकल हो, एसिमेट्रिकल हो या रेडियल हो, इसको माइंड में आपने रखते हुए अपनी क्रिएशन जो है वो पेपर पे पहले, फिर एज ए टूल किसी भी देखो टूल तो हम ये 3-4 सीखने हैं, अब आपने उसमें से किस के ऊपर एक्सपर्टीज लेनी है वो अब आपकी उसमें डिपेंड करता है कि आप इंटरेस्ट किस में है आपका। इंशाल्लाह सीखेंगे तो सारे टूल्स। अच्छा, ये बैलेंस बाय वैल्यू भी है ऑप्शन, क्या होती है जी? वैल्यू और वैल्यू कलर, वैल्यू भी हो सकती है या वैल्यू का कलर कैन ऑल्सो बी ए की पॉइंट इन द बैलेंस ऑफ द डिजाइन। स्मॉल एरिया ऑफ हाई वैल्यू विल क्रिएट ए बैलेंस व्हेन कंबाइंड विद ए लार्ज एरिया विद ए लो वैल्यू। अब इसमें प्रोमिनेंसी कैसे हुई? आपका दो इसमें मॉडल्स हैं, डॉग एंड मैन, उसको विद कलर, ब्राइट कलर, डार्क शेड दे दिया, और इसके बैकग्राउंड को बैलेंस किया गया किस तरह, उसकी वैल्यू को इसको जरा रे में लाइट शेड में डाल दिया। एक आपका with this object, this आपका object black and white photograph combined, black and white, the main object of man and dog that has a high value, solid black with a bold area that has a lower value gray। तो ये इस तरह इसको एक बैलेंस ऑफ बाय वैल्यू आप कह सकते हो इस शेप को। ये टेक्सचर बैलेंस है जी, एक मॉडल विद स्काई एंड सरफेस कलर, और ये आप दोनों साइड्स को अगर आप देखो ये टेक्सचर बैलेंस है। अगर फर्स्ट लुक आपकी पड़ती है इस इमेज के ऊपर तो बैलेंस बाय टेक्सचर है, और टेक्सचर है क्या? इन द आर्टवर्क द नैरो फॉर्म ऑफ द रिपलिंग वाटर हैज ए वाटर टेक्सचर व्हिच अट्रैक्ट द फोकस अपीयर्स बैलेंस विद ए वाइडर एरिया बट नॉट टेक्सचर। तो इस तरह एक टेक्सचर वाइज भी बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है, और इस तरह आप अपने आर्ट वर्क को थ्रू कलर वैल्यू, थ्रू टेक्सचर, थ्रू आपका ये शेप साइज बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है। सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है या रेडियल है, वो कुछ भी हो सकता है। ये एक आपके पास रेडियल बैलेंस की खूबसूरत सी एग्जांपल है, बैलेंस बाय आई डायरेक्शन। ये क्या है जी? बैलेंस बाय आई डायरेक्शन। ये असल में कैप्चर क्या कर रहा है? जो व्यूअर है, जो इसको देखने वाला है बंदा, उसको ये सर्कल के थ्रू इस सेंटर पॉइंट को बैलेंस किया गया। प्रोमिनेंट क्या है जी? द पोस्टर यूजेस द बैलेंस बेस्ड ऑन ए कलर, आल्सो क्रिएट ए नाइस बैलेंस इन गाइडिंग द रीडर्स आईज टू द मेन कंटेंट। इसका मेन मकसद क्या है इनको प्रोड्यूस करने का? कि आपका फोकस फौरन से पहले इस सेंटर पॉइंट में जो इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है इस लोगो के अंदर, इस आर्टवर्क के अंदर, इस कवर पेज के ऊपर, आपको यहाँ पे उसको आइज को ले जाए इसके सर्कुलर या रेडियल अप्रोच के थ्रू ये कंटेंट को विजिबिलिटी। और जिस तरह ये बैलेंस कैन बी अकर व्हेन वी लेट द रीडर्स eyes to the main content, the objects are used as a tool to guide the reader's eye composed with a large area while the main content displayed in smaller area। इस तरह आप कलर्स को, लाइंस को, कंपोजिशन को यहाँ पे फोकस कराएगा आपको रीडर की आई को इस पॉइंट पे। सर्कुलर काइंड ऑफ आपका कंपोजर और आपकी जो आई व्यू कैचर है वो आपको यहाँ पे। नेक्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल बैलेंस ऑलमोस्ट डन है। बैलेंस में बस 2-3 पॉइंट आपने माइंड के अंदर रखना है। डिटेल तो मैंने इतनी सारी दे दी, बहुत सारा और भी मटेरियल आपको मिल जाएगा वेबसाइट्स पे। अभी आपने बैलेंस में सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और रेडियल, बस ये माइंड के अंदर रखना वो क्या है, ठीक है। बैलेंस वो वेटिंग के हिसाब से करना है, इल्यूजन के हिसाब से करना है, या सेंटर पॉइंट से आपने उसको करवाना है, ऑब्जेक्ट्स को तरतीब में लेके आना है। और नेक्स्ट आपके पास जो प्रिंसिपल है वो है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या है? हाउ आइटम्स आर ग्रुप्ड एंड स्पेस्ड। आइटम्स हैं ये आपके पास जो हेक्सागोन है या पेंटागोन है या ट्राइंगल है या स्फेयर है, अब इसको किस तरह ग्रुप किया गया है टुगेदर एक आपके पास आर्ट वर्क को, एक लोगो को क्रिएट करने के लिए।
तो यहाँ पे हमें अगर आप इसको थोड़ा सा देखो तो ये इस तरह आपको नजर आ रहा है, जिस तरह 2 आर्म्स हैं, एक फेस है, 2 लेग्स हैं, एक लोगो क्रिएट किया गया है, एक ग्रुप ऑफ हेक्सागन पेंटागन को यूज करते हुए एक लोगो को असेंबल किया गया, ग्रुप इस तरह किया गया है कि वो आपको एज ए कंबाइंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे ग्रुप की सूरत में एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिल सके। तो किस तरह प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है कि इसमें जो वाइट स्पेस है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, वो भी किस तरह एक फाइनल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए एज ए ग्रुप ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन आपको नजर आ रही है। अगर आप इसको देखो तो जैसे ऐसे लग रहा है कि 2 मैन और विद आर्म्स विद लेग्स आपके यहाँ पे प्रोमिनेंट यहाँ पे उसको फोकस किया गया है। और इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, वाइट स्पेसिंग जो कि इस करंटली वो आपकी येलो शेड है विद स्ट्रिप्स हैं, असल में बिटवीन इनके स्टेप्स आपकी वर्टिकल भी हैं और हॉरिजॉन्टल भी स्प्लिटिंग की गई है विद ये स्टेप्स ऑफ येलो कलर, ठीक है। और इसको ग्रुप कर देना, और ग्रुप इस तरह अगर ये आपके स्कैटर्ड फॉर्म में पड़े होंगे तो कोई मानी नहीं रखते, लेकिन इसको एज ए ग्रुप आप असेंबल इस तरह करो कि इनके दरमियान में स्पेसिंग वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, अलाइनमेंट उसकी इस तरह कर दी गई कि ये आपको इसको आप क्या कहते हैं कि प्रॉक्सिमिटी। स्कैटर्ड ये हेक्सागोन का आप स्कैटर्ड रख दोगे बेमैनी है, लेकिन अगर इसी को तरतीब में लगा दोगे, असेंबल कर दोगे, ग्रुप कर दोगे विद स्पेसिंग, तो ये एक लोगो की रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है। स्कैटर रख दोगे इधर कोई मानी नहीं रखते, लेकिन इसको एज ए ग्रुप एक शेप में ले आओगे विद स्पेसिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट कितने आपको नजर आ रहे हैं, 3 3 6 और 4, ये 10 ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक सैंपल दिया गया है, एक लोगो आपको। और इसी तरह यहाँ पे आपको स्टेप्स, येलो स्टेप्स, और ये आपके पास ब्लैक स्टेप्स, ये आपके पास ये एक प्रॉपर ये सेपरेट कर रहा है एक ग्रुप को, separating them from other group object। क्या ये येलो स्टेप्स आपके 2 लाइंस को या 3 लाइंस को 4 भी हो सकती हैं, तो ये आपको एज ए सेपरेटर, एज ए जो आपका इक्वल स्पेसिंग, ठीक है, वहां पे भी आपको इक्वल स्पेसिंग। तो इस तरह अगर आप अनइक्वल भी कर दो तो वो आपका डिजाइन को थोड़ा डिस्टर्बिंग आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें स्पेसिंग का भी ख्याल रखो, येलो स्टेप्स ब्लैक के साथ, येलो ब्लैक स्टेप्स को अगर आप इस तरह कंबाइन कर दो टुगेदर ग्रुप की फॉर्म में, तो ये भी एक प्रॉक्सिमिटी, इस काइंड ऑफ आपके प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी क्रिएट करना है और एक रिलेशन एक ग्रुप की सूरत में उसको लेके आना विद स्ट्रिपिंग स्पेसिंग, ये वो सारा इसमें शामिल है। प्रॉक्सिमिटी को अगर आप इसकी आप डेफिनेशन देखना चाहो, है क्या, यह है रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स। हेक्सागन, पॉलीगॉन या ट्राइंगल आपके ऑर्गेनिक आपकी शेप्स हैं या आपकी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, इसमें एक रिलेशनशिप आपका क्रिएट करने के लिए इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी। आपने एक रिलेशन, और इसमें इट प्रोवाइड्स ए फोकल पॉइंट, ठीक है, इससे एक आपके ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट से एक आपका जो है लोगो या एक आपके पास आर्ट वर्क क्रिएट होने जा रहा है। प्रॉक्सिमिटी डज नॉट मीन दैट एलिमेंट्स हैव टू प्लेस टुगेदर, it means that they should be visually connected in some way। विजुअली इसकी कनेक्टिविटी नजर आनी चाहिए, ये नहीं होता कि उसको आप जो है उसकी कनेक्टिविटी इस तरह नजर आए कि वो एज ए आपको होल ऑब्जेक्ट के तौर पे उसकी रिप्रेजेंटेशन हो, रिलेशनशिप एक उनका दरमियान में नजर आए। जैसे ये अगर आप उसको ऑब्जेक्ट को इस तरह रख दोगे प्रॉपर, उसको आपने और उसकी प्लेसमेंट, उसकी कनेक्टिविटी नहीं शो होगी, तो एक लोगो के तौर पे इंट्रोड्यूस नहीं होगा। इसी तरह ये आपके पास देखो एक शेप है, प्रॉपर यूनाइटेड शेप, ये स्कैटर्ड फॉर्म में है, ये एक यूनाइटेड शेप है, वही सिंबल्स हैं, वही ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उसके प्रॉपर आप एक शेप के थ्रू एक आप उसको क्रिएट कर रहे हो। इसी तरह एडिडास का आपने देखा होगा, वही आपके ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं 3 और विद टेक्स्ट, लेकिन अगर उसको आप इस फॉर्म में रख दोगे, इस तरह ग्रुप कर दोगे, ये यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी आपको जिसमें ये शो होती है कि इसका आपस में कनेक्शन भी है इन ऑब्जेक्ट्स का, इन शेप्स का आपस में। प्रॉक्सिमिटी, फर्स्ट वन इज बैलेंस, प्रिंसिपल इज बैलेंस, सेकंड वन इज प्रॉक्सिमिटी, थर्ड वन इज अलाइनमेंट। ये एग्जांपल्स हैं बैड अलाइनमेंट के और गुड अलाइनमेंट के। ऑब्जेक्ट्स तो वो भी पड़े हैं, रेक्टेंगल भी नजर आ रहे हैं, स्क्वायर भी नजर आ रहे हैं, बिग बार्स भी नजर आ रही हैं, विद डिफरेंट साइजेस भी आपको नजर आ रहे हैं,
लेकिन ये एक गुड अलाइनमेंट है, ये एक बैड अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट होती क्या है? कीपिंग ऑब्जेक्ट्स इन लाइन विद वन अनदर, चाहे वो वर्टिकल अलाइनमेंट हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट हो। ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट भी होती है, हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट भी होती है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट हो चाहे हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट हो, ये वेबसाइट के ऊपर भी आपको नजर आएगा, ये फेसबुक पेजेस पे भी आपको नजर आएगा, ये एड्स में भी नजर आएगा, ये न्यूज़पेपर के मैगजीन्स कवर पेजेस पे भी आपको नजर आएगा कि आपने अलाइनमेंट से एक अच्छा इम्पैक्ट आईज के ऊपर आपको देखने में अच्छा फील आपको वहां पे जनरेट होता है। तो अलाइनमेंट कीपिंग ऑब्जेक्ट इन लाइन विद वन अनदर, अलाइनमेंट के लिए आपके मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स होंगे तो लाइन होगा। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के साथ से अगर आपने अलाइन करना है तो मिनिमम आपके 2 ऑब्जेक्ट्स तो होने चाहिए ना। तो ये अलाइनमेंट के लिए बेसिक जो आपके पास ऑब्जेक्ट की इतनी क्वांटिटी मौजूद हो। जैसे इसको अगर आप अलाइनमेंट को देखो, अलाइनमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप देखो, अलाउज अस टू क्रिएट ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइजेशन, अलाइन एलिमेंट अलाउज देम टू क्रिएट ए विजुअल कनेक्शन विद ईच अदर। अब ये जैसे ये अलाइनमेंट है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी है और वर्टिकल अलाइनमेंट भी आपको नजर आ रही है। सेंटर से अगर आप देखो, ये वर्टिकल अलाइनमेंट आपकी जा रही है, ये वर्टिकल अलाइनमेंट जा रही है, और इसी तरह आपकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी आपको दिख रही है, बैलेंस हुई भी दिख रही है। अलाइनमेंट इस फॉर्म में, अब टेक्सचर फॉर्म में भी एक अलाइनमेंट आपको एक, अगर इसको आप अनअलाइन लिख दो, डू उधर डाल दो, प्ले इधर डाल दो, ये लाइन इधर लिख दो, और कोई इसके अंदर आपने इस तरह का अलाइनमेंट के थ्रू प्रिंसिपल को अप्लाई कर लोगे, एक अच्छा डिजाइन सामने आ जाएगा। अगर अलाइनमेंट को आपने नहीं यूज किया तो ये एक बैड आपका डिजाइन बनेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा इंपैक्ट अगर आपने डालना है ऑडियंस के ऊपर, अपने क्लाइंट के ऊपर, तो अलाइनमेंट इज द आपकी एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। ये होता है क्या है, ऑर्डर होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे वो आपका टेक्सचर हो, चाहे वो आपका ये एक वेबसाइट है, एक प्रॉपर अलाइन की हुई वेबसाइट है। ठीक है, इसमें आपका वर्टिकल भी आपको लाइन में नजर आ रही है और हॉरिजॉन्टल भी आपको अपने पीस ऑफ ऑब्जेक्ट जो हैं आपके वर्टिकल भी आ रही हैं, और हॉरिजॉन्टली भी आप देखो कि आपके इमेजेस की लाइनअप किया हुआ है, आपके टेक्सचर्स की लाइनअप है, उसके डिस्क्रिप्शंस की लाइनअप है, उसके ऊपर आपके लिंक्स जो आपके हाइपर लिंक्स हैं वो रखे गए हैं, और इसी तरह बॉटम के ऊपर भी आपके डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स या टॉप के ऊपर आपका 2 बिग आपके जो टेक्सचर है, उसके ऊपर सेंटर में एक और आपका टेक्स्ट है, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्स हैं, और आपके इमेजेस की प्लेसमेंट है, और कलर वाइज भी आपको उसको एक अच्छी वेबसाइट आपको फील अच्छी यहाँ पे देता है अगर अलाइनमेंट आप करो। अगर इसी अलाइनमेंट को आप डिस्टर्ब कर दो, कोई कहीं रख दी, कोई कहीं कर दिया ऑब्जेक्ट, तो ये एक अच्छा जो डिजाइन आपका जो है ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपका अलाइनमेंट के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन आपने देनी हो, उसमें बैलेंस देना हो टेक्सचर वाइज या आपके ऑब्जेक्ट वाइज, तो ये अलाइनमेंट की एक बेहतरीन एग्जांपल आपको यहाँ नजर आए। अलाइनमेंट के बाद हमारे पास ये एक और खूबसूरत काइंड ऑफ अलाइनमेंट, ऑब्जेक्ट्स की, टेक्सचर की, इमेजेस की। तो इस तरह आप इसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट अगर आप करोगे, और अलाइनमेंट के लिए उसका फॉन्ट का साइज और उसके अंदर जो उसकी डिटेल साइज है, या वो आपके पास अलाइनमेंट में बिग फॉन्ट, हेडिंग फॉन्ट, टाइटल फॉन्ट, और उसके अंदर आपकी टेक्सचर और उसकी प्लेसमेंट, और इसी तरह ये इमेज, और इसके साथ ये अलाइनमेंट जो है, इसकी प्लेसमेंट ऑफ द टेक्स्ट विद योर इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक अलाइनमेंट अगर आप इसी सही तरीके से रखी होगी तो ये एक आपके पास सैंपल करते हो, डिजाइन जब आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो एक आपके क्लाइंट के लिए वो एक अच्छी प्रोडक्ट के तौर पे आप उसको जो है वो डिलीवरी आप दे सकते हो। तो अलाइनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। डिजाइन जब भी कोई आर्ट वर्क करोगे तो ये आपके जो है कॉम्प्लीमेंट करेगा टेक्स्ट को विद योर इमेजेस, जैसे ये यहाँ पे आपको देखो। अच्छा जी, एक और देखते हैं इसमें अलाइनमेंट की, ये एक और बहुत खूबसूरत काइंड ऑफ अलाइनमेंट की, यहाँ पे एक वेबसाइट आपको जैसे दिख रही है, आपके पास एक मॉडल भी है, मॉडल के साथ बिग हेडिंग्स के साथ आपको रिलेटेड फॉर्म ऑफ हेडिंग्स आपको दिख रही हैं, फिर आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट विद इमेज वो भी आपको दिख रहा है, फिर ये अलाइनमेंट आपको इसके साथ बैलेंस, इसके साथ बैलेंस, इसके साथ बैलेंस,
और फुल हेडिंग इन दोनों के ऊपर बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और ये आपके पास 3 कॉलम्स हैं बने हुए, 1 2 और वो 3, और थर्ड कॉलम के अंदर पूरा का पूरा इमेज आपकी उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है टेक्स्ट को विद इमेज। उसका साइज अगर आप छोटा कर देते हो तो बैड काइंड ऑफ आपकी वेबसाइट बन गई, ठीक है। इसको अगर वहां पे आपको कुछ ना होता तो भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा होता, ठीक है। इसको इमेज को वहां पे उसको साथ बैलेंस किया गया। अलाइनमेंट और आपकी अगर सही नहीं होगी, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे इमेजेस हो, चाहे आइकन हो, तो वो आपका अलाइनमेंट के बगैर या आपका इसमें डिजाइन एक आर्ट वर्क अच्छा नहीं बनने वाला। अच्छा जी, एक और अलाइनमेंट के एग्जांपल, मीट द टीम्स, आपके कोलीग्स, आपके एम्प्लॉयज, और इसमें भी अगर आप देखो अलाइनमेंट उनकी फोटोज के दरमियान में स्पेसिंग का, उसके ऊपर मीट द टीम हेडिंग का, इसके अलावा इनके नेम्स, इनके ऊपर फॉन्ट्स, उनकी डेजिग्नेशंस विद इट्स आइकन, ठीक है। जो फेविकॉन आपके आइकन्स हैं, ट्विटर, फेसबुक और गूगल, तो इसकी अलाइनमेंट अगर आप चेक करो, अलाइनमेंट की वजह से एक उसमें ब्यूटी, एक खूबसूरती आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अगर अलाइनमेंट ना की हो तो बिग, स्मॉल साइज, पिक्चर्स की अगर आप साइज देखो, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप देखो, प्लेसमेंट ऑफ उसके नेम्स को देखो, फॉन्ट साइज देखो, सेंट्रली लाइन किया हुआ है आपको नजर आ रहा है, ऊपर आपकी मीट द टीम मेन वेबसाइट, और ये इस तरह आपको यहाँ पे अलाइनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ समझाने का मतलब है कि जब आप क्रिएट करने जाओ, आर्टवर्क बनाने जाओ, तो माइंड के अंदर ये सारी चीजें, प्रिंसिपल्स आपके माइंड के अंदर हों, तो आप एक अच्छा आर्टवर्क बनाने में आपको हेल्पफुल होगा। ये एक अच्छी गाइडलाइन है। और इसमें मेन जो आप करते हो अलाइनमेंट के लिए, जो मेन आप फोकस करते हो, होती है ग्रिड्स एंड ग्रेड्स। ग्रिड्स आर ग्रेड, ग्रिड्स की फीचर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो आपकी अलाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, उनकी प्लेसमेंट होती है, उनका डिस्टेंस होता है, उनकी स्पेसिंग होती है, ग्रिड्स के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। ग्रिड्स आपको पता है, कोई भी टूल हो, फोटोशॉप हो, इन डिजाइन हो, इलस्ट्रेटर हो, इसमें ग्रिड लाइंस की फीचर, ग्रिड्स एंड गाइड्स, एक ग्रिड्स होती हैं, एक गाइड्स भी होती हैं। गाइडलाइंस हो या ग्रिड लाइंस हो, ये पॉसिबल कब है, हाउ टू गेट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के लिए मेन जो आपको इसमें फेवर करता है वो आपके पास ग्रिड्स एंड गाइडलाइंस। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं जितनी मैंने आपको भी पास की एग्जांपल दिखाई हैं अलाइनमेंट की, उसमें अगर आप इसको अच्छे तरीके से अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने टेक्स्ट को, विड्थ को, हाइट को, शेप्स को, टेक्सचर के साइज को अगर आप करना चाह रहे हो, तो उसमें आपने देखा था बिग फॉन्ट्स भी लगे हुए थे, स्मॉल फॉन्ट्स भी लगे थे, इमेज के साइज भी लगे हुए थे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली इसकी प्लेसमेंट की गई थी। अगर आपके पास ग्रिड एंड गाइड्स नहीं है तो अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होगी आपको। तो ये हाउ टू गेट अलाइनमेंट, उसमें ग्रिड्स गाइड्स आपको जो है आर ग्रेट फॉर दिस पर्पस। फर्दर कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारी, कोई तकरीबन 10-15 स्लाइड्स हैं अभी, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही कल हम टूल भी अपना जो है इसका इंटरफेस आपसे डिस्कस करूंगा, और इंटरफेस के अलावा वर्क स्पेस क्या होती है, इंटरफेस क्या होती है, और इसका जो है शॉर्टकट्स या कीबोर्ड मेन्यूज, इसके अंदर वर्किंग, इसके जितने एलिमेंट्स हैं, स्क्रीन एलिमेंट्स हैं, इसके जो पैनल्स हैं, इसका टूल बॉक्स है, उसकी कंपोजिशन, उसकी प्लेसमेंट, और किस तरह इसको आप वर्क स्पेस किस तरह क्रिएट होती है, फिर अपना टूल बॉक्स कैसे क्रिएट होता है, अपने वर्क स्पेस कैसे, अपनी वर्क स्पेस कैसे क्रिएट करनी है, इसकी डिफॉल्ट वर्क स्पेस पे क्या, पहले तो ये वर्क स्पेस होती क्या है, इंटरफेस होता क्या है, ये हम कल फोटोशॉप एज ए टूल उसको हम ओपन करेंगे, उसके मेन्यू थोड़ा डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह उसके सारे मेन्यू के अलावा उसके अंदर हम कल जो है इसकी प्रेफरेंसेस, कुछ प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, फिर टूल्स को तो हमने एक्सप्लोर करना है, इसमें टूल बॉक्स है, उसके मेन्यू है, वो तो हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले इसके इंटरफेस को, प्रेफरेंसेस, सेटिंग्स वगैरह इसकी वो थोड़ी सी चेक कर लेंगे, ताकि हमें एज ए टूल इसको यूज करने में आसानी हो। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल हम इसी टाइम पे क्लास स्टार्ट करेंगे, और उसमें कुछ रिमेनिंग कुछ स्लाइड्स हैं, फ्यू स्लाइड्स हैं, इंशाल्लाह अगले 10 मिनट में वो हमारा पहले वो खत्म कर देंगे, उसके बाद फौरन से पहले हम अपने टूल को ओपन कर लेंगे कल, फोटोशॉप को। हाँ, रेपिटेशन रह गया।